हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी टेट का जो आप लोगों का परीक्षा हुआ था 2021 वाला, जिसको कि निरस्त किया गया था पेपर लीक होने की वजह से। तो ये निरस्त करके फिर ये आपका पेपर हुआ था ये 23 जनवरी 2022 को। तो 23 जनवरी 2022 को आपका जो पेपर हुआ था यूपी टेट का, ये आपका, इसमें हम लोग आज के इस पेपर में देखेंगे ये यूपी टेट का आपका जूनियर लेवल का पेपर है। जूनियर जूनियर कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का 30 प्रश्न जो पूछा गया था, तो उसका ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर मैं आपका यहाँ पे लेकर के आया हूँ। तो चलिए देखिए, पेपर आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान, ये पहले नंबर का प्रश्न है, दूसरा तीसरा। तो ये पेपर जो है थोड़ा सा पुराना पेपर है। देखिए, ये पेपर 2 है आपका और पेपर कोड बी है। तो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा उतना साफ नहीं दिखाई दे रहा। जैसे देखिए, ये 8वां प्रश्न है, ये रोसा इंक ब्लांड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो ये उतना क्लियर विजिबल नहीं, उतना साफ दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। कहीं कहीं क्वेश्चन साफ दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि मैंने इन सभी 30 प्रश्नों को, देखिए ये 30 प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं पेपर 2 के बाल विकास मनोविज्ञान के। इधर आपका बाएं साइड में हिंदी में और दाहिने साइड में आपका अंग्रेजी में। तो मैंने क्या किया है कि इन्हीं 30 प्रश्नों को मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है ऐसे कि ताकि आपको एकदम खूबसूरत अच्छे से सारे प्रश्न दिखाई दे। तो चलिए, आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने पहले पेपर को दिखा दिया है कि पेपर अच्छा। क्वेश्चन भी आपको मैच करा दे रहा हूँ ताकि आपके मन में कंफ्यूजन ना रहे कि ये प्रश्न उस पेपर में, कि ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर में का नहीं है, किसी और जगह का, ये कहीं से और से प्रश्न लिए हैं, बुक में से लिए हैं। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको चलिए क्वेश्चन मिलवा देता हूँ। पहला प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। निरीक्षण, बहिर्दर्शन, प्रयोगीकरण और अंतर्दर्शन। अब चलिए, अब ऑफिशियल पेपर में देख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। निरीक्षण, बहिर्दर्शन, प्रयोगीकरण और अंतर्दर्शन। चलिए, बाकी 30वां प्रश्न भी आपको मिलवा दें ताकि आपको भ्रम ना रहे। ये 30वां प्रश्न पूछा गया ऑफिशियल पेपर में कि सीखी गई बात को धारणा और पुनः स्मरण करने में असफल होना है। धारणा है, स्मरण है, चिंतन है और विस्मरण है। तो इसमें जो है, चलिए अब यहाँ मैंने जो टाइप किया है ये सारे क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, उसमें 30वां क्वेश्चन आपको मिलवा दें। ये 30वां क्वेश्चन आपका है यहाँ पे कि सीखी गई बात को धारणा और पुनः स्मरण करने में असफल होना। धारणा है, स्मरण है, चिंतन है, विस्मरण है। तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको, इस स्लाइड जो टाइप मैंने किया है इसको हल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो साफ दिखाई नहीं दे रहा है, विजिबल नहीं है क्वेश्चन, उतना साफ नहीं दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया। अब चलिए, अब बढ़ते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है यूपी टेट, एक बार पुनः बता दें आपको, यूपी टेट 2022, 23 जनवरी 2022 को ये पेपर हुआ था, जिसमें कि हम लोग सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान पेपर 2 जूनियर लेवल का, जूनियर का यानी कक्षा 6 से कक्षा 8 तक का सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हल कर रहे हैं। और ऑफिशियल आंसर की जो बताई गई है उसी के हिसाब से सारे आंसर को भी व्याख्या करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे दोस्तों, क्योंकि ये आपका पूरा व्याख्यात्मक वीडियो है। चलिए, तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। पहला ऑप्शन है आपका निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, दूसरा बहिर्दर्शन, एक्सट्रोस्पेक्शन, तीसरा प्रयोगीकरण यानी कि एक्सपेरिमेंटेशन, और चौथा है आपका अंतर्दर्शन की इंट्रोस्पेक्शन। तो यहाँ आपका पहले नंबर के इस प्रश्न में करेक्ट आंसर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इंट्रोस्पेक्शन यानी कि अंतर्दर्शन। और ये आपका ऑफिशियल आंसर की में यूपी टेट के द्वारा बताया गया था। लेकिन क्यों सही हुआ अंतर्दर्शन, ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले अंतर्दर्शन का मतलब क्या होता है। अंतर्दर्शन का अर्थ होता है स्वयं अपने अंदर देखना या अपनी मानसिक क्रियाओं को खुद अध्ययन करना। चूंकि इसमें व्यक्ति स्वयं अपनी भावनाओं और विचारों का विश्लेषण करता है, इसलिए यह पूरी तरीके से क्या होता है, आपका व्यक्तिनिष्ठ होता है, यानी कि सब्जेक्टिव होता है। कोई दूसरा व्यक्ति इसकी सत्यता की जांच नहीं कर सकता है। इसलिए आपका अंतर्दर्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इंट्रोस्पेक्शन करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट आगे। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है। एल्बर्ट बंडूरा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। दूसरा व्यवहारवादी सिद्धांत, बिहेवियरल थ्योरी। तीसरा मनोलैंगिक विकास यानी कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। और चौथा है आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी कि सोशल लर्निंग थियरी। तो यहां आपका इस 2 नंबर के प्रश्न में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थियरी। क्यों सही होगा? क्योंकि अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, जिसे कि अवलोकन अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग सिद्धांत। इनका मानना था कि बच्चे दूसरों, खास करके विशेष करके बड़ों के व्यवहार को देख करके, जैसे कि अपने से बड़े अगर कोई लड़का है या कोई अंकल है, उनको देख करके अनुकरण करके सीखते हैं। तो उनको जो है एक तरीके से ये कहें कि अनुकरण करना यानी कि अपने से बड़ों से अनुकरण करके सीखने को अल्बर्ट बंडूरा मानते हैं। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत इन्होंने दिया था, सोशल लर्निंग थियरी। आगे नेक्स्ट अगला तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है। प्लेट्यू इन लर्निंग कर्व इज काज ड्यू टू। पहला थकान द्वारा, दूसरा अभिप्रेरणा द्वारा, तीसरा रुचि द्वारा और चौथा परिपक्वता द्वारा। तो अधिगम में जो पठार होता है, यानी कि पठार का मतलब रुकावट, तो सीखने में जो रुकावट होता है वो आपका थकान के द्वारा होता है, फैटिग के द्वारा। अधिगम का पठार यानी कि लर्निंग प्लेट्यू, अधिगम का पठार उस अवस्था को कहते हैं जब सीखने की गति एकदम से रुक जाती है, ना उन्नति होती है, मतलब ना आगे आदमी बढ़ता है और ना ही पीछे हटता है, यानी कि न उन्नति होती है और न ही अवनति होता है। तो इसका सबसे प्रमुख तात्कालिक कारण जो है वो थकान या मानसिक, या थकान माना जाता है, जैसे कि चाहे थकान मानसिक हो या शारीरिक हो, लेकिन थकान माना जाता है। जब छात्र थक जाता है तो वह नई जानकारी ग्रहण नहीं कर पाता है। यहाँ पे देखिए परिपक्वता और रुचि और अभिप्रेरणा, ये तीनों जो है आपका ये अधिगम में वृद्धि लाता है, यानी कि अधिगम को बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पठार पूछा है यानी कि कमी पूछा है, तो थकान जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है। मिरर ड्राविंग टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर। पहला है आपका सृजनात्मकता को, क्रिएटिविटी को। दूसरा अधिगम अंतरण को यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तीसरा अभिरुचि को यानी कि इंटरेस्ट। और चौथा है अधिगम की गति को यानी कि रेट ऑफ लर्निंग। तो 4 नंबर के इस प्रश्न में आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, अधिगम अंतरण को यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्यों हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर 2? क्योंकि दर्पण चित्र परीक्षण यानी कि मिरर ड्राविंग टेस्ट, इसमें व्यक्ति को शीशे में देखकर किसी आकृति को बनाने के लिए कहा जाता है, और यह मुख्य रूप से अधिगम के द्विपक्षीय अंतरण, जैसे कि एक तरीके से बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को, अधिगम के द्विपक्षीय अंतरण को मापता है, जहां शरीर के एक अंग जैसे कि दाहिना हाथ, तो दाहिने हाथ का क्या कौशल है, तो दाहिने हाथ के कौशल दूसरे अंग यानी कि बाएं हाथ के कौशल में स्थानांतरित होता है। यानी कि शरीर के एक अंग का दूसरे अंग के साथ कैसे एक तरीके से स्थानांतर ट्रांसफर होता है, उसी को दर्पण चित्र के द्वारा हम जो है वो मापते हैं, अधिगम अंतरण को, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 5वां प्रश्न पूछा गया कि क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है अभिक्षमता यानी कि एप्टीट्यूड। दूसरा व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। तीसरा अभिरुचि, इंटरेस्ट। चौथा बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। तो यहाँ आपका 5 नंबर के प्रश्न में सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। क्योंकि क्लाउड पिक्चर टेस्ट एक प्रक्षेपी परीक्षण यानी कि प्रोजेक्टिव टेस्ट है, जिसका निर्माण विलियम ईस्टर्न ने इसका निर्माण किया था, और इसमें बादलों जैसी आकृतियां दिखाई जाती हैं, और व्यक्ति को बताना होता है
कि उसे उसमें क्या दिखाई दे रहा है। व्यक्ति के जवाबों के आधार पर उसके अचेतन मन और व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। इसी को बोलते हैं क्लाउड पिक्चर टेस्ट, यानी कि व्यक्तित्व मापन परीक्षण। आगे छठवां प्रश्न पूछा गया कि 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष की है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। 5-year-old मोहन हैज मेंटल एज ऑफ 8, व्हाट इज हिज IQ लेवल। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है, IQ का सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा, IQ बराबर होता है मेंटल एज बटे क्रॉनिकल एज गुणे 100। तो यहाँ पे आपका मानसिक आयु कितना दिया है, यानी कि मेंटल एज कितना दिया है, मेंटल एज 8 वर्ष दिया है, और क्रॉनिकल एज यानी कि वास्तविक आयु जो दिया गया है वो CA कितना दिया गया है, 5 वर्ष दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, IQ के सूत्र में इसको रख देंगे, IQ बराबर 8/5 गुणे 100। तो इसको जब काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5, 20, 25, 100। तो फिर आपका हो जाएगा 8 गुणे 20, यानी कि 8 दूनी 16, 160। 160 आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसकी बुद्धि लब्धि जो है वो आपका ऐसे सॉल्व करेंगे तो 160 आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, 160 है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 7वां प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सा IQ स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है। विच IQ रेंज इज कॉल्ड ट्रेनेबल IQ लेवल ऑफ मेंटली रिट्रेटेड चिल्ड्रेन। पहला है आपका 36 से 49, दूसरा 50 से 69, तीसरा 35 एवं निम्न, और चौथा है आपका 70 से 79। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला 36 से 49। क्योंकि मंद बुद्धि बालकों को भी 3 प्रकार के श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला होता है आपका एक तरीके से एजुएबल, यानी कि एक तरीके से इसको बोलते हैं शिक्षण योग्य, यानी कि पढ़ने लायक। तो इसमें जो है इनका बुद्धि लब्धि कम से कम होना चाहिए 50 से लेकर के 69 IQ तक। एक होता है आपका ट्रेनेबल, यानी कि प्रशिक्षण योग्य। कितना, क्या, प्रशिक्षण योग्य। तो प्रशिक्षण योग्य में क्या होता है आपका 36 से 49 IQ। और इन्हें इन जो ट्रेनेबल होते हैं इनको किताबी ज्ञान नहीं दिया जा सकता है, लेकिन दैनिक कार्य करने की ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो यहाँ पे आपका, और जो 35 यानी 36 से भी नीचे होते हैं, यानी कि 35 लेवल पे होंगे, 35 या निम्न पे होंगे, तो वो क्या होते हैं, वो कस्टोडियल होते हैं, यानी कि कस्टोडियल, जिसकी पूर्णतः दूसरों पर निर्भर होते हैं, या एक तरीके से कहें कि उनको बिना किसी के सहारे के वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे बुद्धि लब्धि वाले 35 से निम्न वाले होते हैं, जो कि उनको किसी कस्टडी में रखना होता है। आगे 8वां प्रश्न है कि रोसार इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन में हेतु किया जाता है। रोसार्क इंक ब्लॉक टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला रुचि इंटरेस्ट, दूसरा बुद्धि इंटेलिजेंस, तीसरा अभिक्षमता एप्टीट्यूड, और चौथा व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी। तो रोसार्क इंक ब्लॉट टेस्ट जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, व्यक्तित्व मापने का परीक्षण है। क्योंकि इसमें जो है हरमन रोसा, इनका पूरा नाम क्या था, हरमन रोसार नाम है इनका, हरमन रोसार के द्वारा विकसित, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्याही धब्बा परीक्षण। रोसार्क इंक ब्लॉट टेस्ट को स्याही धब्बा परीक्षण कहते हैं। तो हरमन रोसा के द्वारा स्याही धब्बा परीक्षण यानी कि रोसार्क इंक ब्लॉट टेस्ट एक विश्व प्रसिद्ध प्रक्षेपी टेस्ट है। कैसा है, प्रक्षेपी टेस्ट, याद रखिएगा हमेशा, ये क्या है, एक प्रक्षेपी
प्रक्षेपी परीक्षण टेस्ट है। कैसा है? प्रक्षेपी परीक्षण टेस्ट। इसमें 10 कार्ड होते हैं। कितने होते हैं? इसमें टोटल 10 कार्ड होते हैं जिन पर स्याही के धब्बे लगे होते हैं। इसका उपयोग करके व्यक्ति के अचेतन मन, यानी कि चेतन मन नहीं, अचेतन मन और व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी का गहराई से अध्ययन किया जाता है। तो हरमन रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, जिसमें 10 कार्ड होते हैं, जिसमें कि स्याही के धब्बे लगे होते हैं उन 10 कार्डों पे, और उसी के माध्यम से व्यक्ति का पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि उनकी व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। आगे 9वां प्रश्न पूछा गया है कि यह विस्मृति का कारण नहीं है। इट इज नॉट द काज ऑफ फॉरगेटिंग। पहला है मानसिक द्वंद्व, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा स्मरण करने की इच्छा यानी कि डिजायर टू रिमेंबर। तीसरा सीखने की दोषपूर्ण विधियां यानी कि डिफेक्टिव मेथड ऑफ रिमेंबरिंग। और चौथा है सीखने में कमी यानी कि अंडर लर्निंग। यहाँ 9 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, स्मरण करने की इच्छा यानी कि डिजायर टू रिमेंबर। क्यों? क्योंकि स्मरण करने की इच्छा यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे विस्मृति का है। विस्मृति का अर्थ है सीखी हुई बात को भूल जाना। तो यहाँ पे मानसिक द्वंद्व, दोषपूर्ण शिक्षण विधियां और सीखने में कमी, ये सभी भूलने के कारण हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में स्मरण करने की प्रबल इच्छा है तो वह चीजों को भूलेगा नहीं, बल्कि उसे लंबे समय तक याद रखेगा। तो यही आपका इसमें कारण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। आगे 10वां प्रश्न पूछा गया है कि वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वह कहलाता है। द साइंस विच डील्स विद द मेथड ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, कंपेयरिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डाटा इज कॉल्ड। पहला ज्यामिति, ज्योमेट्री। दूसरा गणित, मैथमेटिक्स। तीसरा संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी। और चौथा सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स। तो 10 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स। क्योंकि यह सीधे तौर पर सांख्यिकी की परिभाषा है। सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसमें आंकड़ों यानी कि डेटा का संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण और उनका विश्लेषण किया जाता है। तो यहाँ पे आपका स्टैटिक्स सांख्यिकी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 11वां प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? फाइंड द ऑड वन आउट। पहला है रैवेन का परीक्षण, रैवेन टेस्ट। दूसरा 16 PF। तीसरा ड्रा एंड मैन परीक्षण। और चौथा है TAT। तो यहां आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, रैवेन का परीक्षण यानी कि रैवेन टेस्ट। क्यों? क्योंकि देखिए यह जो क्वेश्चन है ये एक कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। देखिए 16 PF जो है वो RB कैटल का है। किसका है? RB कैटल ने दिया था। और ड्रा ए मैन टेस्ट जो है ये आपका मरे और मोर्गन ने दिया था, ड्रा ए मैन टेस्ट। और सॉरी दोस्तों, टैट जो परीक्षण है TAT मरे और मोर्गन ने दिया था। और ड्रा ए मैन टेस्ट जो है, ड्रा ए मैन टेस्ट ये आपका दिया गया था गुडएफ मैकाइवर के द्वारा। मैकाइवर ने दिया था ये ड्रा ए मैन टेस्ट परीक्षण। तो ये तीनों जो है ये तीनों व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी को मापने का परीक्षण है। जबकि ये रैवेन टेस्ट जो है, रैवेन क्या है? ये आरपीएम मापने का परीक्षण है। आरपीएम मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स यानी कि एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट है। इसलिए रैवेन का परीक्षण जो है वो बाकी तीनों से अलग होगा, क्योंकि ये 16 PF, ड्रा ए मैन और टैट ये क्या है? ये व्यक्तित्व मापन परीक्षण है। क्या है? पर्सनालिटी मापन परीक्षण है। और ये क्या है? आपका रैवेन का परीक्षण ये आपका बुद्धि परीक्षण है, यानी कि आपका इंटेलिजेंस परीक्षण है, बुद्धि परीक्षण है ये। तो इसीलिए आपका ये रैवेन का परीक्षण डिफरेंस हो जाएगा, शेष से भिन्न हो जाएगा। आगे 12वां प्रश्न है कि 7, 8, 9, 10 से 11, 12 का मध्यांक क्या होगा? द मीडियन ऑफ 7, 8, 9, 10 से 11, 12 इज। बहुत आसान है दोस्तों। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? चलिए मैं पहले आपको बताता हूँ। मध्याह्न यानी कि मीडियन निकालने के लिए क्या आपका इसका सूत्र होता है?
मध्यांक का सूत्र होता है, मध्यांक निकालने के लिए मध्यांक बराबर होता है आपका, देखिए मध्यांक निकालने के लिए पहले संख्याओं को आरोही क्रम में रखते हैं, यानी कि जो जो यहाँ पे पहले से ही आरोही क्रम में ये है, जो ये पहले से ही है, और यहाँ कुल 6 संख्याएं ऐसी हैं, 1 2 3 4 5 6, ये कुल 6 संख्याएं हैं जो कि क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। तो यहाँ बीच की दो संख्याएं, बीच की दो संख्याएं, बीच की दो संख्याएं क्या है आपकी, 9 और 10 है। तो मध्यांक बराबर क्या हो जाएगा, 9 धन 10 बटे 2, यानी कि 19 बटे 2 बराबर हो जाएगा आपका 9.5। 9.5 कहाँ पे है, ये है आपका ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। आगे 13वां प्रश्न पूछा गया है कि सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हु हैज propounded the theory of insight। पहला हेगार्टी, दूसरा गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, तीसरा स्किनर और चौथा थॉर्नडाइक। तो 13 नंबर के प्रश्न में आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, गेस्टाल्टवादी साइकोलॉजिस्ट। देखिए सूझ का जो सिद्धांत है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये गेस्टाल्टवादियों, खास करके इसमें 3 वैज्ञानिक थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थे कोहलर, दूसरे नंबर पे थे आपके कोफका, कोहलर, कोफका, और तीसरे थे आपके वर्दीमर, कोहलर, कोफका और वर्दीमर। ये तीनों जो है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। तो ये तीनों जो है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों का ही वो सिद्धांत है, सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और कोहलर ने इसमें जो है, कोहलर मनोवैज्ञानिक ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर यह प्रयोग किया था, और यह सिद्ध किया था कि सीखना यानी कि लर्निंग जो है वो प्रयास और त्रुटि से नहीं, बल्कि अचानक आई सूझ यानी कि इनसाइट से होता है। जब प्राणी पूरी परिस्थिति को एक साथ समझ लेता है तो ऑटोमेटिक उसको चीजें अपने आप समझ में आने लगती है। तो ये बात जैसे कि थॉर्नडाइक कहते हैं, थॉर्नडाइक का आपने देखा है प्रयास और त्रुटि, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, इसमें कि गलती करके आदमी सीखता है, ये बातें थॉर्नडाइक कहते हैं। लेकिन ये गेस्टाल्टवादी जो है मनोवैज्ञानिक है, कोहलर, कोफका और वर्दीमर, ये कहते हैं कि नहीं, प्रयास और त्रुटि से आदमी नहीं सीखता है, अपनी सूझबूझ से सीखता है, अंतर्दृष्टि से सीखता है। चलिए आगे सॉरी 14वां प्रश्न पूछा गया कि मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है। अकॉर्डिंग टू मैकडूगल एवरी इंस्टिंक्ट इज एसोसिएटेड विथ, पहला संवेदना सेंसेशन, दूसरा संवेग इमोशन, तीसरा चिंतन थिंकिंग, चौथा संज्ञान यानी कि कॉग्निशन। तो यहाँ 14 नंबर के प्रश्न में आपका सेकंड ऑप्शन संवेग इमोशन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विलियम मैकडूगल ने टोटल 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। कितनी? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां। और उनका मानना था कि हर मूल प्रवृत्ति के साथ एक विशेष संवेग जुड़ा है। क्या जुड़ा है? एक विशेष संवेग जुड़ा है। जैसे कि पलायन, अगर आपको कोई जगह छोड़ के जाना है, भागना है, तो पलायन क्या है? पलायन यहाँ पे एक मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति। इसके साथ भय, भय क्या है यहाँ पे? भय एक संवेग हो जाएगा। तो अगर आपको कहीं घर छोड़ के जाना है, पलायन करना है, वो जगह को छोड़ना है, तो ये क्या है? आपकी मूल प्रवृत्ति में आएगा। और भय के कारण आप वो जगह छोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आपका संवेग हो जाएगा। तो ऑप्शन में आपका सेकंड संवेग करेक्ट हो जाएगा। आगे 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न पूछा गया कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। पहला अभिप्रेरणा मोटिवेशन, दूसरा प्रत्यक्ष ज्ञान परसेप्शन, तीसरा कल्पना इमेजिनेशन और चौथा है संवेदना यानी कि सेंसेशन। तो पूर्व ज्ञान के आधारित पर होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे प्रत्यक्ष ज्ञान परसेप्शन जो है वो करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमारी इंद्रियां किसी चीज को महसूस करती हैं तो वो संवेदना यानी कि सेंसेशन के द्वारा महसूस करती हैं, जैसे कि कुछ गर्म लगना। लेकिन जब हम अपने पुराने अनुभवों के आधार पर यह पहचान लेते हैं कि यह गर्म चीज चाय का प्याला है, तो
उस संवेदना को अर्थ मिल जाता है और इसी अर्थपूर्ण संवेदना को प्रत्यक्ष ज्ञान या परसेप्शन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 16वां प्रश्न पूछा गया है कि पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल क्वोटेंट फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रेंस? पहला है बर्टन हॉल, दूसरा सोनेल, तीसरा सिरिल बर्ट और चौथा है गॉर्डन। तो यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सिरिल बर्ट। क्यों? क्योंकि सिरिल बर्ट ने अपनी एक पुस्तक लिखा था। पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक का नाम था द बैकवर्ड चाइल्ड। द बैकवर्ड चाइल्ड इनकी बुक का नाम था और इसमें पिछड़े बालकों का अध्ययन इन्होंने किया था और शैक्षिक लब्धि यानी कि ईक्यू का उन्होंने सूत्र दिया था। ईक्यू का सूत्र जो दिया था यानी कि इसमें दिया था इन्होंने कि शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। यदि किसी बच्चे का जो आईक्यू है ईक्यू जो है वो 85 से कितना है? 85 से कम है। तो सिरिल बर्ट के अनुसार वो बच्चा जो है वो पिछड़ा बालक है। कौन सा बालक है? 85 से कम उसका ईक्यू है तो क्या है? पिछड़ा बालक की श्रेणी में आएगा। तो ये उनका पूरा कॉन्सेप्ट था। आगे 17वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण विशेषताओं से भिन्न है? विच एमंग द फुलफियरेंट फ्रॉम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट? पहला है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, दूसरा वैधता, वैलिडिटी, तीसरा अभिक्षमता, एप्टीट्यूड और चौथा विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। 17 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, अभिक्षमता यानी कि एप्टीट्यूड। क्योंकि एक अच्छे परीक्षण की प्रमुख तकनीकी विशेषताएं होती हैं जिसमें कि आपकी विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता और व्यवहारिकता होती है। अभिक्षमता कोई विशेषता नहीं है बल्कि यह तो मनुष्य का एक गुण है जिसे परीक्षण के द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर है क्योंकि यही जो है सबसे भिन्न है। आगे 18वां प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थियोरी ऑफ द इंटेलिजेंस? पहला है प्रत्यागमन का सिद्धांत, थियोरी ऑफ रिग्रेसेशन, दूसरा द्वितत्व का सिद्धांत, टू फैक्टर थियोरी, तीसरा बहुत्व का सिद्धांत यानी कि मल्टी फैक्टर थियोरी, चौथा है एक तत्व का सिद्धांत यानी कि यूनिफैक्टर थियोरी। 18 नंबर के प्रश्न में आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, प्रत्यागमन का सिद्धांत, थियोरी ऑफ रिग्रेशन। देखिए एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत ये दोनों किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन। एक तत्व और द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था और बहुत्व का सिद्धांत ये दिया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने दिया था बहुतत्व का सिद्धांत। लेकिन प्रत्यागमन का जो सिद्धांत है यह आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी का सिद्धांत है जो यह बताता है कि प्रतिभाशाली माता पिता की संतान औसत और मंद बुद्धि माता पिता की संतान औसत की ओर प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 19वां प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डक्टलेस ग्लैंड्स? पहला है लार ग्रंथि, स्लाइवर ग्लैंड, दूसरा पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, तीसरा थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड्स और चौथा एड्रिनल ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड्स। 19 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, लार ग्रंथि यानी कि सैलिवरी ग्लैंड। देखिए पीयूष ग्रंथि जो होती है ये पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि यानी कि पीयूष और थायराइड और एड्रिनल ये तीनों जो है ये आपके अंतःस्रावी ग्रंथ हैं। कैसे हैं? अंतःस्रावी ग्रंथ है क्योंकि ये
ये अपना हार्मोन सीधे ब्लड में, रक्त में छोड़ती है और इसमें नलिकाएं यानी कि डक्ट्स नहीं होती हैं। और लार ग्रंथि जो है, ये सलाइवर ग्लैंड, ये लार ग्रंथि एक बहिर्स्रावी यानी कि एक्सोक्राइन, ये क्या है, ये बहिर्स्रावी, क्या है आपका, ये बहिर्स्रावी, बहिर्स्रावी ग्रंथि है। यानी कि यह जो है लार ग्रंथि, जिसमें ये लार को मुंह तक लाने के लिए नलिकाएं होती हैं, उसमें ये आपका लार ग्रंथि बनता है। नेक्स्ट दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 20वां प्रश्न पूछा गया कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। अकॉर्डिंग टू पियाजे द सेकंड स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, पहला पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथा है संवेदनात्मक गमक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। तो यहाँ 20 नंबर का ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार ये यूपी टेट में आया हुआ है। देखिए, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको कि हम एक तरीके से ये कहते हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे की जो उम्र होती है वो आपका 2 से 7 वर्ष तक होती है, और यही दूसरी अवस्था है बच्चे की। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे की उम्र होती है कितनी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे की उम्र होती है आपका 11 से 15 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? 7 से 11 वर्ष। और संवेदनात्मक गामक अवस्था में बच्चे की उम्र होती है 0 से 2 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है कि मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट इज दैट विच इज फाउंड। पहला है सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। ऑल ऑर्गेनिज्म एंड इट इज इनबॉर्न एंड नेचुरल। सेकंड, केवल चूहे तथा बिल्लियों में, ओनली इन कैट्स एंड रैट्स। थर्ड, केवल कलाकारों में, यानी कि ओनली इन आर्टिस्ट। और फोर्थ, केवल मनुष्यों में, ओनली इन ह्यूमन बीइंग्स। तो दोस्तों यहाँ आपका 21 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। ऑल ऑर्गेनिज्म एंड इट इज इनबॉर्न एंड नेचुरल। क्यों? क्योंकि विलियम मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां सीखी नहीं जाती हैं, बल्कि ये जन्मजात यानी कि इनबॉर्न होती हैं और नेचुरल प्राकृतिक होती हैं। ये केवल मनुष्यों या विशिष्ट जानवरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर प्राणी में जीवन रक्षा और विकास के लिए पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे 22वां प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से शामिल है। द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 हैज बीन इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज। फर्स्ट, अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45 में। सेकंड, अनुच्छेद 15 में आर्टिकल 15। तीसरा, अनुच्छेद 21A में। और चौथा, अनुच्छेद 26 में। 22 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा अनुच्छेद 21A आर्टिकल 21A, क्योंकि ये 86वें संविधान संशोधन में कब हुआ था? 86वें संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये सन 2002। अनुच्छेद 21A में 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार, इनके फंडामेंटल राइट बना दिया गया और इसे संविधान के अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व माना गया है। तो ऑप्शन आपका थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे 23वां प्रश्न है कि क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? क्रेस्मर हैज क्लासिफाइड द पर्सन इन वन ऑफ द फॉलोइंग मेन टाइप्स। पहला, गोलकाय पिकनिक। दूसरा, सुडौलकाय एथलेटिक्स। तीसरा, इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज। और चौथा, लंबकाय यानी कि एस्थेनिक। ऑप्शन नंबर थर्ड से हो जाएगा इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि क्रेस्मर ने शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तियों को 4 भागों में बांटा था, जिसमें पहला था आपका गोलकाय,
दूसरा था आपका सुडोलकाय, तीसरा था आपका लंबकाय और चौथा था आपका मिश्रित। मिश्रित यानी कि डिस्प्लास्टिक मिश्रित। तो यहाँ पे आपका क्रेस्मर के वर्गीकरण के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 24वां प्रश्न पूछा गया है कि टीटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है। पर्पज ऑफ टीटी इज मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला अभिवृत्ति एप्टीट्यूड, दूसरा अभिक्षमता एप्टीट्यूड, अभिवृत्ति एटीट्यूड है, अभिक्षमता एप्टीट्यूड है और थर्ड मूल्य जो है वैल्यू है और बौद्धिक क्षमता यानी कि इंटेलिजेंस है। तो यहाँ जो है टीटी जो होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टीचर एलिजिबिलिटी। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीटी, इसका निर्माण यह जांचने के लिए किया जाता है कि अभ्यर्थी के अंदर भविष्य में एक अच्छा शिक्षक बनने का कौशल, रुझान या क्षमता है या नहीं। किसी विशिष्ट कार्य जैसे कि टीचिंग को सीखने की जन्मजात क्षमता को अभिक्षमता यानी कि एप्टीट्यूड कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड एप्टीट्यूड करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। कंसोलिडेशन थ्योरी एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट अभिप्रेरणा मोटिवेशन, दूसरा स्मृति मेमोरी, तीसरा सृजनात्मकता क्रिएटिविटी और चौथा अधिगम यानी कि लर्निंग। तो यहाँ दोस्तों संघनन का सिद्धांत कंसोलिडेशन थ्योरी जो है ये मापता है आपका स्मृति मेमोरी को। ऑप्शन में आपका सेकंड सही हो जाएगा। संघनन का सिद्धांत स्मृति की जैविक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। यह सिद्धांत समझाता है कि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो दिमाग में रासायनिक और न्यूरोलॉजिकल बदलाव होते हैं जिससे वह जानकारी धीरे धीरे पक्की होकर के अस्थायी स्मृति यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल जाती है। ऑप्शन आपका सेकंड यहाँ पे स्मृति मेमोरी करेक्ट हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। व्हाट इज द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिजिकल डेवलपमेंट इन द फॉलोइंग। फर्स्ट है खेल तथा व्यायाम स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज, सेकंड है आपका वातावरण इन्वायरमेंट, थर्ड इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज और फोर्थ है आपका वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी। 26 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि बच्चे का शारीरिक विकास उसके वंशानुक्रम जैसे कि जेनेटिक्स जो कि माता पिता से मिलते हैं उस पर निर्भर करता है। इसके साथ ही उसे कैसा वातावरण इन्वायरमेंट जैसे कि पोषण या माहौल कैसा मिल रहा है और वह कितना खेल तथा व्यायाम कर रहा है, ये सभी कारक मिलकर के शरीर की वृद्धि को तय करते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। 27वां प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला टू कैलकुलेट IQ। पहला विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों आपका वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100 यानी कि MA हाँ सॉरी ये है आपका CA/MA गुणे 100। ऑप्शन आपका पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये किसने दिया था ये सिद्धांत? तो ये दिया था ईस्टर्न और टर्मन ने। ईस्टर्न और टर्मन के द्वारा संशोधित बुद्धि लब्धि का यह अंतिम सूत्र यही है जहां बच्चे की मानसिक आयु को उसकी शारीरिक आयु से भाग देकर 100 से गुणा करने पर IQ प्राप्त होता है। 100 से गुणा इसलिए किया जाता है ताकि उत्तर जो है वो आपका दशमलव में 9 आए, इसलिए 100 से गुणा करते हैं। तो ऑप्शन पहला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है। हुज डिस्क्राइब रिफ्लेक्टिव थिंकिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला वुडवर्थ, दूसरा रॉस, तीसरा ड्राइवर, चौथा जॉन डीवी। 28 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा जॉन डीवी। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविद जॉन डीवी ने अपनी पुस्तक हाउ वी
थिंक, जो कि 1910 में विचारात्मक चिंतन की अवधारणा इन्होंने दिया था। इसका अर्थ है कि किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए गहराई से, तर्कपूर्ण और आलोचनात्मक तरीके से सोचना पड़ता है। ये बातें कौन कर रहा है? जॉन डीवी कह रहे हैं। विचारात्मक चिंतन की बात इन्होंने किया था। हाउ वी थिंक, 1910 ईस्वी में। 29वां प्रश्न है कि आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द लेवल ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। पहला सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, दूसरा प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, तीसरा कल्पना, इमेजिनेशन, और चौथा अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कल्पना, इमेजिनेशन। क्योंकि आगमनात्मक तर्क, इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियम की ओर जाना, यानी कि स्पेसिफिक से जनरल की ओर। इसके वैज्ञानिक स्तर होते हैं, जैसे कि पहले चीजों का अवलोकन करना, फिर प्रयोग या विश्लेषण करना, और अंत में एक निष्कर्ष या सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन पर पहुंचना। कल्पना जो है इसका तार्किक चरण नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं पूछा गया है, तो कल्पना, इमेजिनेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे तीसरा और आखिरी प्रश्न होगा आपका इस वीडियो में, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना। फेलर इन द रिटेंशन एंड रिकॉल ऑफ लर्न कंटेंट इज। पहला है धारणा है, रिटेंशन है, दूसरा स्मरण है, मेमोरी है, तीसरा चिंतन है, थिंकिंग है, और चौथा विस्मरण यानी कि फॉरगेटिंग है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, विस्मरण है यानी कि फॉरगेटिंग है। क्योंकि जब कोई छात्र पहले से सीखी हुई या याद की हुई जानकारी को जरूरत पड़ने पर अपने चेतना में वापस नहीं ला पाता है, अर्थात पुनः स्मरण करने में असफल रहता है, तो मनोविज्ञान की भाषा में इसे विस्मरण या भूलना, फॉरगेटिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 विस्मरण करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखे हैं यूपी टेट 23 जनवरी 2022 पेपर सेकंड जूनियर लेवल का सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र के सभी 30 ऑफिशियल जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, उसके सभी 30 प्रश्नों को ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से व्याख्यात्मक तरीके से हल करके एक क्वेश्चन को हमने आपको इस वीडियो में समझाया है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको आपके आगामी यूपी टेट 2026 की तैयारी के लिए रामबाण साबित होगा, बहुत मदद करेगा दोस्तों। क्योंकि यूपी टेट में मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो आपके रिपीटेड होते हैं। क्योंकि आप यूपी टेट का पेपर 2017 वाला एक बार देखिएगा, वही पेपर आपका 2022 में रिपीट हुआ है। नहीं विश्वास होगा, एक बार 2017 का पेपर देखिए यूपी टेट का, और फिर 2022 का देखिए, आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।